नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम सीएम आवास पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। दुग्ध संघों के सदस्य करेंगे शपथ ग्रहण। यह आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, दुग्ध संघों के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। ये बड़ी खबर, सीएम आवास पर शपथ ग्रहण समारोह का यह आयोजन होने जा रहा है। दुग्ध संघों के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, ये बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम, जहां पर सीएम आवास पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का यह आयोजन, दुग्ध संघों के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने जा रहा है। सीएम आवास पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का यह आयोजन, दुग्ध संघों के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री धामी का आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री आवास पर शपथ ग्रहण समारोह का यह आयोजन हो रहा है आज। तो आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर दुग्ध संघों के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, ये मुख्यमंत्री धामी का आज का ये कार्यक्रम फिलहाल महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीएम आवास पर शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण, और दुग्ध संघों के जो सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे इस कार्यक्रम में। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं कार्यक्रम को लेकर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें तो कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। जी हां, कल से उत्तराखंड विधानसभा का ये बजट सत्र काफी अहम और हंगामेदार रहने के भी आसार। धामी सरकार पेश करेगी धाकड़ बजट, तो करीब 90,000 करोड़ का ये पेश होगा बजट। ये बड़ी खबर, सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार जो है वो बने हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष ने की 2 सप्ताह सत्र चलाने की मांग, तो सत्र की अवधि को लेकर भी विपक्ष की तरफ से मांग की गई है। तो धामी सरकार पेश करेगी धाकड़ बजट। जो जानकारी आ रही है कि 90,000 करोड़ का पेश करेगी बजट धामी सरकार। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी बने हुए हैं। विपक्ष ने की है 2 सप्ताह सत्र चलाने की मांग। तो कल से उत्तराखंड विधानसभा का ये बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। धामी सरकार धाकड़ बजट जो है वो पेश करने जा रही है। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वो आपको हम बता रहे हैं। तो उत्तराखंड का ये बजट जो है, जो जानकारी मिल रही है, जेंडर बजट होगा। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। इसमें राज्य के हितधारकों के साथ संवाद और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रहे सुझावों का समावेश भी होगा। बजट हम लोग उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है, एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज जातिवादी राजनीति के जो हमारे विरोधाएं हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जातिवादी राजनीति करके आज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हम 4 लोगों को अपनी जाति मानते हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया है, जिसको हम लोग परिभाषित करें तो G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। इन 4 जातियों को यदि हम उत्थान कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश और देश का विकास कर सकेंगे। देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, जो धामी सरकार का ये बजट कल पेश होने जा रहा है, जाहिर तौर पर ये बजट सेशन काफी हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। जी अंजलि, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो बजट सत्र है काफी हंगामेदार होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके साथ जो प्रदेश सरकार ने अब की बार का जो बजट रखा है वो 90,000 करोड़ का रखा है, और इसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे उत्तराखंड के लोग हों। तो तमाम लोगों को साधने का प्रयास किया गया है। कल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं
प्रदेश सरकार इसकी तैयारी में लगी हुई थी। साथ ही एक जानकारी और देना चाहूंगा कि आम जनता से, आम पब्लिक से बजट किस प्रकार का हो उत्तराखंड का, इसको लेकर राय भी ली गई। और कल यह दिन आने वाला है जब उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप देने का काम किया गया था। सभी विभागों से जो है वो लेखा जोखा मांगा गया है कि किस विभाग को कितना बजट आवंटित किया जाए। तो इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार को चलाने के लिए एक बजट का प्रावधान होता है, तो कहीं कहीं इसको लेकर तैयारियां की गई थी, सभी विभागों से लेखा जोखा मांगा गया है। और कल विधानसभा का सत्र जो है वो बजट सत्र शुरू होने वाला है। तमाम तैयारियां करने का काम किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का भी साफ तौर पर यह कहना था कि जो बजट हो और जो आम जनता के हितों में बजट लाया जाए। इसके साथ ही विपक्ष की एक मांग और थी कि जो सदन की कार्यवाही है उसे 2 हफ्ते तक चलाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ ही अगर आगे की बात की जाए तो जो तैयारियां हैं उसे करने का काम किया गया है। और कल विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। इस पर तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया गया है। सभी विभागों से लेखा जोखा मांगा गया है। और आने वाले समय में कल से विधानसभा का जो सत्र की कार्यवाही है 11 बजे शुरू होगी। तमाम सारे मुद्दे उत्तराखंड के विकास को लेकर रखे जाएंगे और सदन पे अन्य तमाम चीजें रखी जाएंगी। किस तरीके से उत्तराखंड का विकास हो, विभागवार किन विभागों को कितना बजट स्वीकृत किया जाए, इस पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही तमाम सारी तैयारियां विधानसभा स्तर से की गई है। और वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। तो अगर सरकार की बात की जाए तो अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। जहां एक तरफ सरकार बजट को आम जनता का हित फैसला मानती, तो वहीं विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। कुल मिलाकर ये जो बजट है वो जेंडर बजट यानी कि हर वर्गों का ध्यान रखा जाना है, ऐसी प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। चुनावी साल है, ऐसे में नवीन पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से इस बजट को लोक लुभावन बजट जो है वो बनाया जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री का जो विजन है उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में 2025 तक लाने का, उसकी भी झलक इस बजट में देखने को मिल सकती है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर मैं इसे लोकसभा चुनाव से लेकर जोड़ना चाहता हूं क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है। तमाम सारी तैयारियों को रूप देने का काम किया गया है। इसके साथ ही जो बजट का प्रावधान है इसमें सबसे बड़ी बात प्रदेश सरकार ने इस बार यह की है कि आम जनता से पब्लिकली राय ली गई है। चाहे आम जनता की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए या फिर सुदूर प्रदेश में जो रह रही महिलाएं हैं उनसे बात करने की बात हो। तमाम चीजों को हर एक पहलू पर ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। और कल से कहीं ना कहीं विधानसभा का जो बजट सत्र है वह शुरू होने वाला है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई थी, लोगों से राय लेने का काम किया गया था। तो इसको ये इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार का जो बजट है कहीं ना कहीं लोक लुभावन बजट जरूर लाने वाली है। और इस रूप देने का काम किया गया था। अभी आप संसदीय जो मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल उनकी भी बात सुन रहे थे कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक आम जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पब्लिकली राय जरूर ली गई है, इसमें आम जनता की राय ली गई है कि किस तरीके का बजट होना चाहिए जिससे आम जनता का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, या फिर जो सरल सहायता समूह चला रही महिलाएं हैं, एकल जो कार्य कर रहे लोग हैं, उनको किस तरीके से फायदा मिले, इन तमाम पहलुओं पर रखकर काम किया गया है। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो 90,000 करोड़ का बजट ला रही है वो उत्तराखंड के विकास और डेवलपमेंट में काम आने वाला है। अच्छा नवीन, इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो भी लाए जाएंगे, खासकर विकास के मुद्दों से जुड़े विधेयक तो होंगे। साथ ही जो प्रदर्शन के नाम पर जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसे उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए भी एक जो विधेयक है वो लाया जाएगा इस सत्र के दौरान, ऐसी जानकारी है। आप देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर अगर प्रदेश सरकार की कार्यों की बात करें तो चाहे हल्द्वानी की घटना ले लें या फिर तमाम जगहों की ऐसी बातें की जाए, अगर संपत्तियों को कोई नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना एक सबसे बड़ा गुनाह भी माना जाता है कि सरकारी संपत्ति को आप उसको खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी प्रावधान हो सकता है। लेकिन अभी जो कार्यवाही होगी कल शुरू होने वाली है, उसमें क्या कुछ चीजें हैं वो कल निकल कर सामने आएंगी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार अगर राज्य हित की बात करें तो राज्य हित के लिए तमाम सारे फैसले ले रही है, चाहे यूसीसी की बात की जाए या फिर
तमाम मुद्दों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, चिकित्सकों की तैनाती की बात की जाए और रोजगार की बात की जाए, तो प्रदेश सरकार स्टेप बाय स्टेप जरूर एक एक कदम जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर सरकारी संपत्तियों की बात, तो इसमें कड़ा प्रावधान जरूर आने की संभावना जताई जा रही है कि आगे के लिए कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा पाए। तो हो सकता है ये भी चीजें वहां पर विधानसभा में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बजट सत्र है, 90,000 करोड़ रुपए का बजट सत्र है, प्रदेश सरकार किस तरीके से विभागीय संचालन, विभाग किस तरीके से जो विभागों का संचालन कर पाए, सटीक तरीके से कर पाए, इसको लेकर यह बजट सत्र का आह्वान किया गया है और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का जो विधानसभा सत्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। हल्द्वानी से आ रही हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब्दुल मलिक को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए मांगी कस्टडी, तो कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन की कस्टडी दे दी है। संजय प्रसाद हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, हल्द्वानी हिंसा को लेकर जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है उसे कोर्ट में पेश किया गया है। जी, अब्दुल मलिक जो है मास्टरमाइंड, देर रात उसको कोर्ट में पेशी की गई और पुलिस ने जो है 10 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने इस रिमांड को कबूल करते हुए 10 दिन की रिमांड दे दी है। अब जो है वो 6 मार्च तक अब्दुल मलिक पुलिस की कस्टडी में रहेगा और उससे गहन पूछताछ की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। बता दें आपको कि हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। किसी सीट पर 5 से अधिक तो कहीं 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमने हर लोकसभा के पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। उन पर्यवेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेज देंगे। उधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। बता दें आपको कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के कई केंद्रीय नेता देहरादून के दौरे पर रहेंगे। हर बूथ को मजबूत करने पर बीजेपी का खास फोकस भी रहेगा। साथ ही पौड़ी लोकसभा प्रभारी पुष्कर काला ने कहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र के साथ सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमारे यहाँ बूथ की जो रचना है उसमें आप लोगों को पहले जानकारी में हम लोग हमारी पार्टी ने दे दिया था कि हम 11 लोगों की बूथ कमेटी होती है जिसमें महिला संपर्क से, युवा संपर्क से लेकर के, सामाजिक समीकरणों से लेकर के और सामाजिक जो प्रमुख व्यक्ति समाज के अंदर रहने वाले थे उनसे संपर्क करने वाला पदाधिकारी से सभी तरह के पदाधिकारी हम नियुक्त करते हैं बूथ पर। अब हम पन्ना प्रमुख है, हमने की रचना भी हमारी पूरी हो चुकी है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे पन्ना प्रमुख तक बन चुके हैं। हम जिनके माध्यम से बूथ पर 370 प्लस का लक्ष्य हमें दिया है उसको हम पूरा करें। उधर आपको बता दें कि दरअसल रुड़की के पिरान कलियर हज हाउस में हज कमेटी की बैठक में खादिमुल हुज्जाज का चयन नहीं हो सका है। अब हज कमेटी की अगली बोर्ड बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही बता दें कि इस मौके पर बैठक में दरअसल कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर भी लगी। हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद ने कहा कि हज यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चयनित हज यात्रियों को बैलेंस धनराशि की दूसरी किश्त 1,70,000 निर्धारित की गई है जिसे हज यात्री 10 मार्च तक जमा कर सकते हैं। सबसे पहले तो तैयारी हमारी ये थी कि खादिमुल हुज्जाज का चयन करा जाए। किन्हीं कागज़ों की कमी के कारण एनओसी की वजह से कुछ खादिमुल हुज्जाज का चयन नहीं हो पाया और हम ये चाह रहे थे कि बोर्ड के मेंबर भी सारे हमारे लगभग पूरे हों। दूसरा हमारा मेन प्रमुख जो था कि आगामी जो हज है हमारा उसमें टीकाकरण की व्यवस्था, हमारी फ़्लाइटों की व्यवस्था और वहाँ पर जो रहने से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे बेहतर हों, उसके लिए हम किससे बात करें, क्या क्या सुविधाएं हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम दिल्ली में अपना
स्थायी कैंप बनाकर उनको सुविधाएं दे सकते हैं। उधर चंपावत के टनकपुर में खनन कारोबारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पहले से निर्धारित मूल्य पर ही क्रशर संचालकों से खनन खरीद कराए जाने की मांग की है। बता दें आपको कि शारदा खनन यूनियन के अध्यक्ष का कहना यह है कि अगर जल्द से जल्द क्रशर संचालक का 56 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उप खनिज नहीं लेते हैं तो फिर सभी खनन कारोबारी धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर देहरादून के एकता स्थल पर समायोजन की मांग को लेकर दरअसल कोविड कर्मचारियों का धरना लगातार 1 साल से जारी है। आपको बता दें कि लगभग 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव के लिए निकले और हालांकि मंत्री के आवास से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने गेट बंद कर इन आंदोलनरत कर्मचारियों को रोक दिया। साथ ही बता दें कि आंदोलनकारियों ने विपक्ष पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को आंदोलन में शामिल होने के लिए पत्र दिया था, लेकिन विपक्ष भी अनदेखी कर रहा है। उधर आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अब सभी विभाग जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। चारधाम यात्रा प्रबंधन और नियंत्रण संगठन की चारधाम यात्रा तैयारी बैठक में सभी व्यवस्थाओं को 15 अप्रैल तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी चारधाम यात्रा बेहतर ढंग से संचालित हो सके, इसके लिए सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। बरसात के सीजन में जो है इस बार हम लोग जो भी हमारे जो है सेंसिटिव जोन्स हैं, हर साल की तरह जो है जेसीबीज की जो है डिप्लॉयमेंट करेंगे और वो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और कल की बैठक में एक बात ये भी आई थी कि अगर हैवी लैंडस्लाइड्स कहीं पे आ जाता है तो वहाँ पे हमें हैवी मशीनरी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम जो है हैवी मशीनरी पहले से ही वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो है जल्दी से जल्दी एकदम क्विक रिस्पॉन्स के साथ। उधर चंपावत के बनबास में मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। बता दें आपको कि हादसे में 17 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। साथ ही पुलिस ने दरअसल मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं चंपावत के टनकपुर में एक होटल के कमरे में युवक का शव पंखे से लटका मिला है, जिसके बाद होटल के स्टाफ में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।